Greeting student, it's next part. In this part we will discuss the making of nationalism in Europe. अब nationalism यूरोप में किस तरीके से आया है वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं. If we look the map of mid 18th century, Europe will be find that there were no nation state as we know them today. मतलब जो आज के स्टेट हैं वो मिड 18 जो सेंचुरी है उस टाइम नहीं थे. मतलब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे. जैसे 1947 में इंडिया के बहुत सारे हिस्से थे, लगभग मोर देन 500 से भी ज़्यादा थे. तो उसी तरीके से यूरोप भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था. जैसे कि आज का जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड है, ये डिवाइडेड था किंगडम्स के अंदर, डचीज़ के अंदर, कॉन्टेंट्स के अंदर, विच रूलर हैड देयर ओटोमन्स टेरिटरीज. ओटोमन टेरिटरीज के अंडर थे. ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्क के अंडर था. विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लाइव डाइवर्स पीपल, अलग अलग जो है कल्चर के लोग वहाँ रह रहे थे. दे डिड नॉट सी देम सेल्फ एज शेयरिंग अ कोलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर. कोई भी कॉमन कल्चर या कोलेक्टिव आइडेंटिटी भी नहीं थी. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप. वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे और अलग अलग लैंग्वेजेज ही वो बोलते थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज ए पाथ वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स. जो हैब्सबर्ग स्टेट था वो भी बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर बना हुआ था. ट्रियोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, बोहेमिया, इन सारे स्टेट्स को मिलाकर वो बना हुआ था. और यहाँ की जो ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी वो जर्मन लैंग्वेज थी. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी, विनेशिया, ये स्टेट भी इसके अंदर ही शामिल थे. और हंगरी में आधे से ज़्यादा जो लोग थे वो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे और आधे से ज़्यादा जो लोग थे अलग अलग डायलेक्ट बोलते थे. और या उनकी जो अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास फैमिली, इसके अंदर क्या है, जो मेनली अरिस्टोक्रेसी है, ज़्यादा लैंड वाले लोग थे, इनके पास सबसे ज़्यादा लैंड था. यानी स्पेसिफिक यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, दे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स. दे ओन द स्टेट्स, कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज. शहरों में भी इनके बड़े बड़े मकान थे, गाँव में बहुत ज़्यादा जगह थी. मेनली जो वहाँ की लैंग्वेज थी वो फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ बोली जाती थी डिप्लोमेसी के लिए और हाईली सोसाइटी के अंदर. और जो इनकी फैमिलीज थी वो टाई थी मैरिज के थ्रू, यानी शादी ब्याह जो थे वो इन्हीं की फैमिलीज के अंदर होते थे. और जो माइनॉरिटी में थे यानी कम नंबर के अंदर वहाँ अरिस्टोक्रेसी थे बट वो पावरफुल थे. मेजॉरिटी के अंदर पीजेंट्स थे बट वो क्या थे, एक प्रकार से वीक थे वहाँ पे. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वाज फ्रेम्ड बाय द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स. और while in the eastern and the central Europe the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by the serfs. यानी जो दास वगैरह थे वो वहाँ कल्टीवेशन का काम करते थे. अब यहाँ जो मेनली डिस्कस किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया है. सबसे पहले ये इंग्लैंड में आया है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के अंदर. उसके बाद 19th सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी में भी आ गया है. और इसके बारे में जो मेनली यहाँ काम करने वाले ग्रुप थे, द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो यहाँ थी, मिडिल क्लास थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप. Groups were smaller in the number till the late 19th century. It was among the एजुकेटेड लोग थे इसके अंदर, लिबरल मिडिल क्लास के लोग भी थे,
आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलरिटी। और जो अरिस्टोक्रेसी थे उनकी पॉपुलरिटी यहाँ ख़त्म होने स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टूड। अब लिबर वर्ड का हमें पता है लेटिन वर्ड है और लिबर का मतलब होता है फ्री। फ्रॉम द न्यू मिडिल क्लासेस द लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल और इक्वलिटी फॉर बिफोर द लॉ। मतलब कानून के सामने सभी इक्वल हों, इंडिविजुअल को राइट्स मिले, ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो लिबरलिज्म है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट हो गया। अरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी प्रिविलेजेस जो थी उनको ख़त्म किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बनाया जाए। 19th सेंचुरी में लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इन्वॉल्बिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में भी थे। बट जो मेजर प्रॉब्लम इनके साथ थी वो मेजर प्रॉब्लम थी जो राइट टू वोट की ये बात करते हैं वो सभी के लिए नहीं था। यानी सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी केवल एक्टिव सिटीजन को दी गई थी लिबरल के अकॉर्डिंग। और जो मैन और वुमेन थे मतलब जो पैसिव सिटीजन उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। कुछ ऐसा टाइम आया था बीच में जब जोकोबिन क्लब्स की गवर्नमेंट बनी थी, तब अडल्ट मेल को जो है राइट टू वोट दे दिया गया था। लेकिन जब दोबारा से नेपोलियन वहाँ का डिक्टेटर बन के आया तो उसने उस पावर को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में जाके मेल और फीमेल ने जो पैसिव सिटीजन थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी स्टार्ट कर दिया था। इसमें लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब देश के अंदर ही जब आप चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे थे या एक्सचेंज कर रहे थे उस टाइम जो है ड्यूटी यानी टैक्सेस जो उनके ऊपर लगा दिए जाते थे उनको कम करने का काम इन्होंने किया है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से ये डिमांड थी कि जो इंटरनल टैक्स लगते हैं एटलीस्ट वो नहीं लगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग एक रीजन है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ तो काउंटलेस स्मॉल द प्रिंसिपलिटीज ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यानी 39 स्टेट्स का एक यूनियन बना दिया। छोटे छोटे स्टेट्स को जोड़ के एक बहुत बड़ा स्टेट बना दिया था। ईच ऑफ दीज possesses its own currency, weight measures. It merchant the traveling in 1883 from Habsburg to the Nuremberg to sell his goods had to pass through 11 custom barriers and pay the duty to 5% of each of them। मतलब क्या कह रहा है, 39 स्टेट बना दिया। अब 39 स्टेट की हर एक स्टेट की अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग वेट था। अब एक व्यापारी को एग्जाम्पल दिया गया है 1838 से हैब्सबर्ग से न्यूमेरबर्ग तक जाता था तो 11 ऐसे नाके आते थे जहाँ या 11 ऐसे बैरियर आते थे जहाँ उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी और गुड्स का 5% उसको पे करना पड़ता था। और इन गुड्स के साथ और भी दूसरी प्रॉब्लम थी। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेट। इनकी जो यूनिट थी वो भी अलग अलग थी, फिक्स नहीं थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखेंगे, जैसे कपड़ा नापने का जो एक डिवाइस था या जो मेजरमेंट्स था उसको एलए बोला गया। ईच रीजन स्टूड फॉर द डिफरेंट लेंथ। एलए टेक्सटाइल है, क्लॉथ से रिलेटेड है। मटेरियल ब्रॉट इन द फ्रैंकफर्ट वुड गेट इट 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ है ये, और ये मेज में जाके इतना हो जाता है 55.1। न्यूमेरिक बॉक्स में 65.6 सेंटीमीटर हो जाता है। इस तरीके से हर एक स्टेट के अंदर अलग उसका पैमाना था। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई। इस कस्टम यूनियन का जो नेम था जोलवेराइन के नाम से भी इस कस्टम यूनियन को जाना जाता है, जो 1384 में बनाई गई थी। जर्मन के जो ऑलमोस्ट स्टेट थे वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो गए थे। इसके अंदर जो टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे थे, कस्टम्स वगैरह लगाए जा रहे थे, उनको रिमूव करने का काम किया था। जो करेंसी थी अभी तक मोर देन 30 थी, उनको 2 तक लिमिट कर दिया गया, यानी 2 करेंसीज जो है डिक्लेयर कर दी गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे को भी बढ़ाया गया जिससे इकोनॉमिक हेल्प हो जाए एक नेशनलिज्म के थ्रू। सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द सेम टाइम, राष्ट्र की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित भी हुआ है।
Students, if you have any doubt up to page number 10, you can ask me directly by WhatsApp. Thank you. Have a nice day.